नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर अचानक हमला हुआ। 1200 के आसपास लोगों की हत्या कर दी गई। नाम आया हमास का। हमास के इस्माइल हानिया का नाम आया। इजराइल ने इसके बाद हमास के खात्मे के बदलापुर की ऐसी रक्त रंजित शुरुआत की जिसने गाजा को राख कर दिया, राफा को रक्त रंजित कर दिया और देखते ही देखते फिलिस्तीन खंडर होता चला गया। लेकिन इस्माइल हानिया इजराइल के हाथ नहीं लगा। इजराइल के मौसाद के लिए कहा जाता है कि वो दुश्मन को कभी माफ नहीं करता और जब तक बदला ना ले ले शांति से नहीं बैठता। इजराइल के मौसाद को सूचना मिली ईरान के अंदर इस्माइल हानिया के होने की। इसके बाद वो डेथ प्लान तैयार किया गया जिसने हानिया को मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इजराइल ने कैसे किया? कैसे 1500 किलोमीटर दूर बैठकर हानिया को मार दिया, हानिया की हत्या कर दी? कैसे ईरान के सुरक्षा एजेंसी को इसकी जानकारी तक नहीं लगी? और ईरान के हमले का मतलब अब होगा अमेरिका के साथ सीधी जंग लेना। आज हम आपको इजराइल के बदलापुर की पूरी स्क्रिप्ट और हमास के पलटवार की तैयारी की पूरी कहानी बताएंगे, क्योंकि इजराइल के बदलापुर के बाद क्या अब हमास का बदलापुर लिखा जाएगा? जाग जाग भाग भाग बच सके तो बच के आज आंधी है, ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है। किस्म दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। सबसे पहले आपको इस्माइल हानिया से रूबरू कराते हैं कि कैसे आतंकी संगठन से जुड़ा, इसकी कितनी संपत्ति है और कितना बड़ा परिवार है और कैसे ये गुमराह करता था। सबसे पहले जरा देखिए कि इस्माइल हानिया कौन है। इस्माइल हानिया की संपत्ति कितनी है जरा देखिए। $4 बिलियन की संपत्ति इसकी है, कोई ऐसे ही नहीं है। 1980 में हमास के अंदर शामिल हुआ, 2017 में हमास का चीफ बन गया, 2018 में इसे वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। अब जरा इसका पता देखिए। इसका पता था कतर, लेकिन इसके पर कतरने के लिए जो मोसाद लगातार तैयारी कर रहा था वो इस तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसके परिवार में इसके 13 बेटे हैं, जिनमें से 3 को हाल ही में अप्रैल के अंदर इजराइल ने मार गिराया था और साथ में 3 पोतों को भी मार गिराया था। पेशा, राजनीति और आतंक दोनों कैसे हैं ये आगे चलकर हम आपको समझाएंगे। और लाइफस्टाइल लग्जरी, $4 बिलियन की संपत्ति, लग्जरी लाइफ, कतर के अंदर रहने वाला कैसे हमास को कंट्रोल कर रहा था ये आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां उन आतंकियों को समझना चाहिए जो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ते हैं और उसके बाद जिंदगी गवा बैठते हैं, क्योंकि ये लोग ऐशो आराम से रहते हैं। हालांकि मोसाद ने किस तरीके से ईरान के अंदर घुसकर मारा, उस पूरी स्क्रिप्ट को हम आपके सामने रख रहे हैं। जरा समझिए कि हानिया की मौत की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई। हानिया की मौत के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका ने भी इनपुट दिए थे। मोसाद करीब 15 साल से हानिया को ट्रैक कर रहा था। इस्माइल हानिया 3 महीने पहले तुर्की शिफ्ट हो गया था। अचानक मोसाद को हानिया के तेहरान जाने की खबर लगी। उसके बाद तेहरान में मोसाद का नेटवर्क एक्टिव हो गया। तेहरान में इस्माइल हानिया को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन मोसाद के डबल एजेंट की वजह से हानिया के सारे रास्ते बंद हुए और मारे जाने का रास्ता साफ हो गया। इस्माइल हानिया तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई से भी मिला था। हानिया की मौत के बाद अब इजराइल में अलर्ट है। इजराइल ने 24 घंटे के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है और हमास की तरफ से हमले की आशंकाओं के बाद एयर स्पेस को बंद किया गया। लेकिन जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था कि मोसाद कुछ भूलता नहीं है और यही वजह कि 15 साल से हानिया को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। और जैसे ही तेहरान में होने की सूचना मिली, जरा सोचे 1500 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वहां से इजराइल, और 1500 किलोमीटर दूर से किसी देश के अंदर उसके राष्ट्रपति भवन से महज 150 मीटर की दूरी पर एक रॉकेट दागकर हानिया की हत्या की जाती है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और सारी एजेंसी फेल हो जाती है। यहीं से सवाल खड़े होते हैं
हानिया की हत्या पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल कौन कौन से हैं, ये आज आपको समझने चाहिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर पूछे जा रहे हैं सवाल। जरा देखिए जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल कौन से हैं। सवाल नंबर 1, तेहरान में हाई सिक्योरिटी जोन में हत्या कैसे हुई? यह एक बड़ा सवाल है। जो राष्ट्रपति भवन से महज 150 मीटर की दूरी पर है, वहां रॉकेट लॉन्च कैसे हुआ? स्पेस के अंदर जो सिक्योरिटी है वो कैसे एक्टिव नहीं हुई? अगला सवाल जरा देखिए, राष्ट्रपति घर से महज 150 मीटर की दूरी पर हत्या कर दी गई। क्या वाकई में ईरान की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है, जबकि वो जानता है कि मोसाद 15 सालों से इस्माइल हानिया को ढूंढ रहा है? सवाल नंबर 3, क्या इस्माइल हानिया की हत्या में ईरान से भी कोई शामिल था? यह सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हमला किया गया, क्या ईरान के सिक्योरिटी स्पेस को यह जानकारी नहीं लगी कि एक रॉकेट आ रहा है? सवाल नंबर 2, क्या इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं लगी? सवाल नंबर 3, कि महज 150 मीटर के दूर इस्माइल हानिया रह रहा था, उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक किस तरीके से हुई? और यहां से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो हमला किया गया, क्या ये ईरान के अंदर से ही किया गया? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए इतिहास के पन्ने खोलेंगे। ऐसा पहली बार नहीं किया इजराइल ने कि ईरान के अंदर जाकर अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारा है। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे, और एक ऐसा ऑपरेशन बताएंगे जो इजराइल ने 1500 किलोमीटर दूर बैठकर ईरान के अंदर अंजाम दिया था। लेकिन सवाल नंबर 4 देखिए, हानिया की हत्या पर खुफिया इनपुट क्यों नहीं मिला? सवाल नंबर 5, क्या मिसाइल को गिराया नहीं जा सकता था? यह बड़ा सवाल है। महज 150 मीटर है राष्ट्रपति भवन से। अगर राष्ट्रपति भवन को भी टारगेट किया जाता तो क्या वाकई में ईरान का डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है कि वो उसको रोक नहीं पाता? संभव ही नहीं है। तो आगे देखिए सवाल नंबर 6, ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेशियान पश्चिम के समर्थक हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के नए राष्ट्रपति ने ही इस्माइल हानिया की हत्या करवा दी और यह इनपुट अमेरिका को दिया गया हो कि आपका दुश्मन, वैश्विक आतंकी, इजराइल का दुश्मन जिसको 15 साल से मोसाद ढूंढ रही है, वो मुझसे 150 मीटर की दूरी पर ठहरा हुआ है, आप उसको टारगेट कीजिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्ते सुधारने के लिए ईरान ने इस्माइल हानिया को शिकार करा दिया हो? सवाल नंबर 7, अमेरिका इजराइल से ईरान की कोई डील तो नहीं हुई? और यही सवाल है गंभीर। यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मारा गया है उसने पूरे ईरान के डिफेंस सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि क्या इजराइल के इस बदलापुर के बाद हमास का बदलापुर शुरू होगा? इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो हानिया की मौत हुई है उसके बाद हानिया का बेटा क्या कह रहा है। हानिया का बेटा अब्दुल सलाम वो गुस्सा जाहिर कर रहा है, और वो गुस्सा होना भी चाहिए। अब्दुल सलाम कह रहा है कि हम क्रांति की जंग लड़ रहे हैं, मेरे पिता की इच्छा पूरी हुई, मेरे पिता की हत्या से विरोध और ज्यादा तेज होगा। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह कि वहां विरोध की आग को भड़काया जाएगा, हमास में लड़ाकों को जोड़ा जाएगा, इजराइल से हमले की बात होगी, यानी कि अभी और रक्त रंजित होना बाकी है। लेकिन जिस ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया, जहां पूरे डिफेंस सिस्टम को चुनौती दी गई, जहां पूरे एक देश को चुनौती दे दी गई, वहां से भी बयान आया। हानिया की मौत पर ईरान का जो बयान आया है वो जरा पढ़िए कि बयान क्या है। हानिया की हत्या पर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान आया है, और इस बयान में क्या कहा गया है? ईरान ने कहा कि हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी, हानिया के खून के हर कतरे का हिसाब होगा, हिसाब लिया जाएगा, यह कहा गया। और अब तेहरान फलस्तीन के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, यह कहा गया है। तो क्या अब हमास को और ज्यादा हथियार ईरान सप्लाई करेगा? क्या और ज्यादा फंडिंग करेगा? क्योंकि हमने एक प्रोग्राम में बताया था, आप यूट्यूब पर जाकर फर्स्ट इंडिया पर देख सकते हैं कि ईरान किस तरीके से हमास को हथियार और पैसे सप्लाई करता है। इसके अलावा हूती को करता है, हिजबुल्लाह को करता है, कैसे सपोर्ट करता है। लेकिन क्या वाकई में ईरान दो चेहरे दिखा रहा है? एक चेहरा जो अमेरिका की तरफ है और अमेरिका को खुफिया जानकारी दी गई और अपने ही घर में इस्माइल को मरवा दिया गया।
और दूसरा वो चेहरा जो अभी भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। बहरहाल ईरान के इस बयान के बाद अमेरिका का भी बयान है। बयान क्या था यह जरा देखिए, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन का बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी रक्षा में मदद करेगा। इससे पहले भी अप्रैल में अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने में इजराइल की मदद की थी। तो क्या वाकई में यह जंग आगे बढ़ते हुए ईरान और अमेरिका तक पहुंच जाएगी? ऐसा संभव नहीं लगता, लेकिन हां, हमास के खात्मे से चलती हुई ये रक्त रंजित कहानी हिजबुल्लाह तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन जो सवाल है कि ईरान के अंदर इजराइल ने अटैक कैसे किया, ईरान के अंदर तेहरान के अंदर राष्ट्रपति भवन से 150 मीटर की दूरी पर कैसे इस्माइल को उड़ाया गया, इसको समझने के लिए अब आपको ईरान का इतिहास, इजराइल के अलग अलग ऑपरेशन समझने होंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है और इसलिए दुनिया भर में कहा जाता है कि मोसाद के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 2020 से शुरू करते हैं। दरअसल 2020 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरी जाहेद को मारा गया। फखरी जाहेद ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उन्हें मारने का काम मोसाद ने किया था, यह ईरान ने माना था। इस दौरान मोहसेन को मारने के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था और 1500 किलोमीटर दूर से इसको कंट्रोल किया गया था। और आप यकीन करेंगे, यह लगभग 1 टन से ऊपर की मशीन थी जिसको ईरान में लाना असंभव था और इसलिए मोसाद ने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके तस्करी के माध्यम से ईरान के अंदर पहुंचाए। उसके बाद एक ट्रक के अंदर उस पूरे वेपन को रिबिल्ड किया गया और उसके बाद जब टारगेट उसके सामने से गया तो सड़क पर मोहसेन को सटीक गोली मारी गई और 1500 किलोमीटर दूर से एआई का सैटेलाइट के माध्यम से जो इस्तेमाल किया गया, निशाना इतना अचूक था कि उस मोहसेन के बगल में उसकी पत्नी थी, लेकिन पत्नी को खरोच तक नहीं आई सामने। आप जरा सोचिए इजराइल किस तरीके से काम कर रहा है और ईरान में इससे पहले भी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। नवंबर 2010 में तेहरान ने प्रोफेसर माजिद शाहरियारी की कार में विस्फोट कर हत्या की। माजिद शाहिद बहेश्ती विश्वविद्यालय के परमाणु इंजीनियरिंग संकाय के प्रोफेसर थे। इस हमले के लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया गया था और यह भी हमला तेहरान के अंदर किया गया था। जनवरी 2012 में परमाणु वैज्ञानिक मुस्तफा अहमदी रोशन की तेहरान के अंदर ही हत्या की गई थी। इस बार भी ईरान ने हमले के लिए इजराइल और अमेरिका को दोषी ठहराया था और यह सब तेहरान के अंदर हुआ है। सब मोसाद ने किया है, इजराइल ने किया है अमेरिका की मदद से। मई 2022 में कर्नल हसन सैयद खोदाई की तेहरान के अंदर ही घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खोदाई ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस, जिसे IRGC कहते हैं, उसके एक अधिकारी थे। ईरान ने कहा कि खोदाई की हत्या निश्चित रूप से इजराइल का काम था। 2010 में ईरान पर साइबर हमलों में कम से कम 8 में इजराइल शामिल था और यह एक बड़ी खबर है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 9000 सेंट्रीफ्यूज में कम से कम 1000 इजराइल ने नष्ट कर दिए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी कार्रवाई इजराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से ईरान के अंदर घुसकर की गई, वो की गई थी जनवरी 2018 में। मोसाद ने कथित तौर पर तेहरान से वर्गीकृत परमाणु जानकारी चुरा ली थी। बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा स्वीकार किया गया था कि इजराइल को कितनी फाइलें, 1 लाख गुप्त फाइलें मिली हैं, जो साबित करती हैं कि ईरान ने परमाणु हथियार कार्यक्रम ना होने के लिए सीधा सीधा झूठ बोला था और नेतन्याहू ने इसको स्वीकार किया था। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर इजराइल के मोसाद ने किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यह एक बड़ी फहरिस्त है और यही मोसाद को अचूक बनाती है, उसको सबसे ज्यादा बड़ा डेडली वेपन बनाती है जिससे बचना मुश्किल है। 15 साल तक इस्लाम हनिया का
पीछा किया गया और तेहरान के अंदर ही मारा गया। लेकिन अब सवाल यह है कि जो हानियां हैं उसको टारगेट क्यों किया गया? क्या सिर्फ अक्टूबर 2023 की वजह से? यह एक बड़ा कारण है, लेकिन आप जानते हैं कि इस्माइल हानिया फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री रह चुका है। वो सिर्फ आतंकी संगठन का एक चीफ नहीं रहा है, कमांडर नहीं रहा है, वो प्रधानमंत्री रह चुका है। और इसलिए जब हमने लिखा उनका पेशा क्या है, तो हमने राजनीति और आतंक दोनों लिखा था। दरअसल जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, यह वो दौर था जब हमास की पहचान एक संगठन के रूप में थी, एक राजनीतिक संगठन के रूप में थी। फिलिस्तीन की राजनीति पर एक दशक से फतह पार्टी का कब्जा था। 2006 में हमास ने इस्माइल हानिया की लीडरशिप में चुनाव लड़ा था, फतह पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया था और 132 सीटों वाली फिलिस्तीनी संसद में हमास ने 76 सीटें और फतह ने 43 सीटें जीती थी। एक दौर में दोनों दुश्मन हुआ करते थे। दोनों के बीच के संघर्ष में 200 से ज्यादा इनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने हानिया को सरकार बनाने के लिए बुलाया और इस तरह हानिया प्रधानमंत्री बना और फिलिस्तीन की सत्ता संभाली थी। 2007 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने हानिया की सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन हानिया ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और गाजा पट्टी पर अपनी पकड़ बना ली थी। हानिया गाजा पट्टी पर अपनी सरकार अभी भी चला रहा है, या कहें कि हमास चला रहा है। उसे दुनिया भर में उस समय लाइमलाइट मिली जब 2009 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शांति के लिए मुलाकात की थी। लेकिन आज परिस्थिति बहुत अलग है। फतह पार्टी वेस्ट बैंक के अंदर रूल करती है और हमास गाजा के अंदर, और गाजा लगभग बर्बाद हो चुका है, खंडर हो चुका है। लेकिन एक राजनीतिक आदमी जो फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री रहा है, वो कैसे आतंकी संगठन हमास का कमांडर बना, चीफ बना, ये भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे इसके अलावा और कितने कमांडर हैं जिनको इजराइल ने मार गिराया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या वाकई में ईरान के तेहरान में राष्ट्रपति से मिलना और वो वीडियो बाहर आना वही हानिया की डेथ वारंट का कंफर्मेशन था? क्योंकि मोसाद को पता चल गया था कि वो तेहरान में है और उसको उड़ा दिया गया। लेकिन हमास की कमान हानिया को कैसे मिली, ये आपको समझाते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो कैसे फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बना, यह हम बता चुके हैं। हानिया हमास के सह संस्थापक शेख अहमद यासीन का करीबी था, जिससे उसे अगर कहें कि हम, तो जरा समझिए, उग्रवादी समूह हमास में उसको पावर मिली और 1997 के अंदर वो हमास का प्रमुख बन गया। इसके बाद से ही यासीन और हानिये दोनों इजराइल के निशाने पर आ गए और 15 सालों से मोसाद हानिया को ढूंढ रहा था। 2003 में यासीन को इजरायली सेना ने मार गिराया था और 2024 में हानिया को भी मार गिराया गया। तब हानिया ने यासीन की मृत्यु का बदला लेने का ऐलान किया था और उसी बदले की आग ने पूरे हमास को बर्बाद कर दिया। उसी बदले की आग ने हानिया को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा कब किया? क्योंकि गाजा से ही इजराइल पर हमला हुआ, मोसाद और इजराइल एक्टिव हुआ और आज हानिया की हत्या तक, या कहें कि उसकी मौत तक यह जंग पहुंच चुकी है। साल 2007 में आतंकी समूह हमास ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। 2008 में इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए गए थे और इसके बाद इजराइल ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी। इस्माइल हानिया को 2017 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया। हालांकि वो हमास का पूरा नेटवर्क कतर में रहकर चलाता था और वहां परिवार के साथ विलासतापूर्ण जिंदगी जी रहा था। साल 2018 में इस्माइल हानिया को अमेरिका ने आतंकी घोषित कर दिया था और आज उसको मार दिया गया। लेकिन हानिया की हत्या कैसे हुई, यह भी आपको समझाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसको टारगेट किया गया
उसको समझने की जरूरत है। हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था और शपथ ग्रहण समारोह के बाद हानिया आवास में ठहरा था, 150 मीटर दूर था। रात 2 बजे इस आवास पर हवाई हमला हुआ और ईरान का डिफेंस सिस्टम इसके सामने पस्त हो गया। इसमें हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की हत्या हो गई और इस हमले में एयरबोर्न प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका ने, CIA ने हानिया की सटीक लोकेशन हासिल की और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई है उन सब के बीच में एक शब्द इस्तेमाल किया गया, वो इस्तेमाल शब्द था एयरबोर्न प्रोजेक्टाइल। दरअसल ये वो तकनीक है जिसमें सटीक निशाना लगाया जाता है और उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस्माइल हानिया पहला आतंकी कमांडर नहीं हमास का जिसको मारा गया। इससे पहले इजराइल किस किस को मौत के घाट उतार चुकी है, जरा देखिए। पहला अली कादी, हमास की नुकबा असॉल्ट कंपनी का कमांडर, मार दिया गया। जकारिया अबू मामर, हमास पॉलिटिकल ब्यूरो में अंतरराष्ट्रीय मामलों का हेड, मार दिया गया। जोआगद अबू शमालाह, हमास का मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, मार दिया गया। इसके अलावा बिलाल अलकादरा, नुकबा असॉल्ट कंपनी में दक्षिण का कमांडर, उड़ा दिया गया। इसके अलावा मुएताज ई, दक्षिण में हमास की नेशनल सिक्योरिटी की कमांड इसके पास, इसको भी ढेर कर दिया गया। मुराद अबू मुराद, गाजा में हमास के एयरपोर्ट्स का हेड, इसको भी ढेर कर दिया गया, इसको भी उड़ा दिया गया। लेकिन अब आपको तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीर जरा देखिए कि हानिया से पहले जिनको निशाना बनाया गया, उसके बाद इजराइल ने जो बदलापुर रचा है, ईरान ने भी बदलेपुर की स्क्रिप्ट तैयार कर दिया और उसका इशारा कर दिया है। अब आपको अंतिम तस्वीर दिखाते हैं, क्या ईरान अब बदलापुर की स्क्रिप्ट लिखेगा? जरा इस इमेज को भी देखिए क्योंकि इस इमेज के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। जरा लगाइए किस तरीके से ये वो इमेज है। दरअसल ये ईरान की एक मस्जिद है जिसके ऊपर लाल झंडा लगा दिया गया है और इस लाल झंडे का मतलब होता है बदला लेना, बदले का ऐलान कर देना, जंग का ऐलान कर देना। तो क्या अब इजराइल के बदलापुर के बाद ईरान का बदलापुर शुरू होगा? क्या हमास को और ज्यादा हथियार दिए जाएंगे? और जो अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका इजराइल के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। क्या इस्माइल हानिया की इस मौत के बाद एक नया रक्त रंजित बदलापुर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि जो इंतकाम की आग है वो जिंदगियों को राख करती है, शहरों को खंडर बना देती है और अंत में जो समझौता होता है वो आकर टेबल पर होता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। जाग भाग भाग बच सके तो बच गया, आज आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित, रक्त चरित रक्त चरित